कि आपके सामने 3 आयंस हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और आपको इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है। तो आप जरा चेक करिए, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और यहाँ पे 3 पेयर, यानी एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 3 पेयर, यानी ऑड नंबर ऑफ पेयर डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो ये आपका होगा एरोमेटिक, यानी ए। और ये देखिए, ये तो साइक्लिक ही नहीं है, ओपन चेन है, तो ये तो पक्का नॉन एरोमेटिक होगा। अब इसको देखिए, ये साइक्लिक तो है, लेकिन इसमें ऑड नंबर ऑफ पेयर की बजाय इवन नंबर ऑफ पेयर डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये हकल रूल के अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक होगा। तो बड़े आराम से आप लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर बना सकते हैं। नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक से तो कम स्टेबल होता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी का। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए इसको। तो बहुत सिंपल है हकल रूल। हकल रूल को थोड़ा समराइज कर देते हैं। अगर कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड है, तो वहां पे 2 पॉसिबिलिटी है। अगर कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर और कॉन्जुगेटेड है, तो वहां पे 2 पॉसिबिलिटी है। अगर ऑड नंबर ऑफ पेयर आए तो एरोमेटिक हो गया, इवन नंबर ऑफ पेयर आए तो एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है। लेकिन अगर कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर हुआ बच्चों? मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग लेट इंटर हुए हैं क्लास में। मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन आए एरोमेटिसिटी के ऊपर, हकल रूल के ऊपर, तो सबसे पहले देखना साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड है या नहीं है। अगर है तो फिर 2 पॉसिबिलिटी है। ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक हो गया, इवन नंबर ऑफ पेयर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक हो गया। लेकिन अगर कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर या कॉन्जुगेटेड नहीं है, ओपन चेन है, नॉन प्लेनर है, तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे ये। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? ए ऑप्शन
चलिए नोट करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए कि इसमें से कौन करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। अच्छा, 2 लोगों का आंसर डी आ रहा है, बाकी लोग करें। इसका आंसर बी भी है और इसका आंसर सी भी है। भाई बी तो होगा ही होगा क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है, ओपन चेन कंपाउंड होने की वजह से, और ये आपका एंटी एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक तो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता ही है, लेकिन सी भी होगा। अब देखिए ना, ये ट्रोपिलियम कैटायन है और ट्रोपिलियम कैटायन आपको एरोमेटिक बताया है, जबकि ट्रोपिलियम एनायन 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस वजह से इसका आंसर बी एंड सी बोथ यानी डी ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन इज डी। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए हकल रूल पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which among following are aromatic? तो ये है फर्स्ट कंपाउंड जिसमें साइक्लोपेंटेन के 5 कार्बन पे डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। बी ऑप्शन है साइक्लोब्यूटीन में 2 माइनस लगे हुए हैं। ये सी ऑप्शन है, टोटल 12 कार्बन की रिंग है और उसमें डबल बॉन्ड लगे हुए हैं ऑल्टरनेट मैनर में। डी ऑप्शन है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, 8 कार्बन की रिंग है जिसमें 4 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हैं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा।
हाँ बताओ अनिमेश। बी ऑप्शन, अच्छा, बाकी लोग बताएं। ए ऑप्शन कीरत नहीं हो सकता है। इस वजह से ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप रेजोनेंस करोगे तो वो जो रेजोनेंस है, ये जो रेजोनेंस है, ये रिंग के अंदर नहीं है, ये रिंग के बाहर है। जबकि हकल ने बताया था कि ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन वो रिंग के अंदर होने चाहिए। यहां तो रिंग के बाहर डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। रिंग के बाहर डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, रिंग के अंदर होना चाहिए। अंदर गोल गोल डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, जैसे बेंजीन में होता है, अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं। ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा। हाँ, बी ऑप्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि रिंग के अंदर एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर और फिर एक लोन पेयर, तो दो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। देखिए कॉन्जुगेशन आ रहा है, सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है। तो दो लोन पेयर डिलोकलाइज कर गए, एक बॉन्ड पेयर, तो 3 आ गया ऑड नंबर ऑफ पेयर, ठीक है। तो मैं सबका बता भी देता हूं आंसर। ए ऑप्शन होगा बच्चों नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों होगा? साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड तो है, लेकिन यहां पे जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो रिंग के अंदर हो ही नहीं रहा है, तो ना तो ये एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक है, तो फिर ये हो गया नॉन एरोमेटिक। अच्छा सी देखिए, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड है, लेकिन टोटल यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं, और 6 आपका ऑड नंबर थोड़ी ना है, 6 तो इवन नंबर है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। और डी ऑप्शन सबसे इंटरेस्टिंग है। डी ऑप्शन देखने में तो एंटी एरोमेटिक लगता है, लेकिन सच में ये नॉन एरोमेटिक होता है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई यहां तो टोटल 4 बॉन्ड पेयर डिलोकलाइज हो रहे हैं, और 4 तो आपका इवन नंबर है, तो कायदे से ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों है? तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो अभी मैं बताता हूं। फिलहाल ये बताओ, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कि इसका आंसर ओनली बी ऑप्शन होगा? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, फिर जल्दी बताइए, क्लियर हो गया? चलिए, अब मेरा यही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि वाई साइक्लोऑक्टाटेट्राईन why cyclooctatetraene is a non-aromatic compound? लिख लीजिए क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसका जवाब है बिकॉज it exists in nature in tub shape। ये नेचर में जो पाया जाता है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये ऑक्टागन की फॉर्म में नहीं पाया जाता है। बना जरूर देते हैं हम लोग ऑक्टागन,
साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है तो ऑक्टागन बना के 4 डबल बॉन्ड लगा देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग स्ट्रक्चर है, वो रियल स्ट्रक्चर नहीं है। रियल में ये टब शेप में पाया जाता है। और टब आपने देखा होगा, बाथ टब आप लोगों ने देखा होगा। बाथ टब कैसा होता है? ऐसा होता है, फिर लंबा सा ऐसे लेटने के लिए होता है, फिर ऐसे होता है, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कैसा शेप है? प्लेनर या नॉन प्लेनर? तो ये पूरी शेप नॉन प्लेनर शेप आ रही है, तो उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये देखिए हमने टब बनाया, तो 8 मेंबर्ड रिंग बन गई है। आप काउंट करके देख सकते हो, टोटल 8 कार्बन है। एक डबल बॉन्ड यहां होता है, एक डबल बॉन्ड यहां होता है, और 2 डबल बॉन्ड ऐसे होते हैं। तो ये है वास्तव में साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का स्ट्रक्चर। तो रियल में साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बना लीजिए, ऐसा होता है। और ये प्लेनर नहीं होता, नॉन प्लेनर होता है। हालांकि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन सबका sp2 आएगा, यानी कह सकते हो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होते हैं, तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक्सेप्शन है कि सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन फिर भी प्लेनर नहीं आ रहा है, नॉन प्लेनर आ रहा है। एक ऐसा प्लेन आ रहा है, एक ऐसा प्लेन आ रहा है हॉरिजॉन्टल, फिर एक ऐसा आ रहा है। तो 2 इंक्लाइन प्लेन है और बीच में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो टोटल ये देखा जाए मॉलिक्यूल तो प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। और अगर नॉन प्लेनर है तो पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड वाली, तो फिर ये ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, बल्कि ये नॉन एरोमेटिक होगा। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल कैरेक्टर है इसका। तो बच्चों आज हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। अगले टर्म पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। वेडनेसडे को थोड़ी लंबी क्लास होगी बच्चों, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। 2 घंटे की क्लास होगी वेडनेसडे को, और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड की जनरल मैकेनिज्म, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। और इसमें आप लोग बेंजीन और बेंजीन के जैसे दूसरे कंपाउंड्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। अगले टर्म पे आपका मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर है आपका फिनिश हो जाए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इसी के साथ आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। ओके।